लो भाई क्लास कंटिन्यूस लेक्चर है ये। जीमन इफेक्ट हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें। तो हमने पिछले लेक्चर में जीमन इफेक्ट क्या होता है और कितने टाइप का है ये डिस्कस किया था। तो एक तो है नॉर्मल जीमन इफेक्ट, एक एनामलस जीमन इफेक्ट। तो नॉर्मल जीमन इफेक्ट का हम थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो ये देखते हैं पहले नॉर्मल जीमन इफेक्ट कौन से एटम शो करते हैं। तो जिन एटम्स में स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट टोटल स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट जीरो होता है, या यूं कह लें कि मैग्नेटिक मोमेंट में ऑर्बिटल मोशन ओनली ऑर्बिटल मोशन कंट्रीब्यूट करती है, तो वो एटम नॉर्मल जीमन इफेक्ट शो करते हैं। तो नॉर्मल और एनामलस इनमें आगे जो लेक्चर होंगे उनमें डिफरेंस और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो अब इस केस में अच्छा, फर्स्ट सक्सेसफुल एक्सप्लेनेशन ऑफ द जीमन इफेक्ट वाज गिवन बाय लोरेंज, और इसने क्लासिकल एक्सप्लेनेशन दी थी। ठीक है, तो क्लासिकली हम इसको डिस्कस करेंगे। क्लासिकल एक्सप्लेनेशन होगी ये, और किसकी होगी? नॉर्मल जीमन इफेक्ट की। तो नॉर्मल जीमन इफेक्ट में फॉर दोज एटम्स क्लासिकल एक्सप्लेनेशन फॉर दोज एटम्स विच हैज म्यू एस इक्वल टू जीरो, यानी कि टोटल स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट इज जीरो। तो अब एक कहने का मतलब क्या है कि हमारा स्पिन मोशन से पीछा छूट गया, इसमें हमें सिर्फ ऑर्बिटल मोशन को डिस्कस करना है। तो क्लासिकल एक्सप्लेनेशन और थ्योरी ऑफ नॉर्मल जीमन इफेक्ट बाय लोरेंज क्या हुआ इसमें देखते हैं। तो मान लेते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो प्लेन ऑफ पेपर में रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के ऊपर कितना चार्ज होगा क्लास? प्लस जेड ई। इलेक्ट्रॉन पे कितना है? माइनस ई। तो पॉजिटिव और माइनस नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा इसकी वजह से ये रिवॉल्व करेगा। अब मास भी है इसका, तो मास की वजह से इसमें इनर्शियल फोर्स होगा, और जो जिसको आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। ठीक है ना, अवे फ्रॉम द सेंटर होगा। तो देखो क्लास, जब हमारा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जीरो है तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर सिर्फ एक फोर्स लग रहा है, वो है कूलम्बिक अट्रैक्टिव फोर्स, एंड इट्स डायरेक्शन इज टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, तो ये देखो अब इसके ये सेंट्रीपिटल फोर्स है तो सेंट्रीफ्यूगल अवे है। ठीक है, तो नेट फोर्स कितना हुआ? जीरो होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप सोल्व करके इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एंड V इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर। तो अगर उस टर्म में लिखेंगे तो एम आर ओमेगा स्क्वायर, ये भी बन जाएगा फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ। तो ये पहला रिलेशन है। तो ये फोर्स कब होगा? दिस फोर्स इज कूलम्बिक अट्रैक्शन एंड दिस इज इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। और इस टॉपिक को सिंपल बनाए रखने के लिए हम क्या एज्यूम कर रहे हैं, जो ऑर्बिट का शेप है ना वो सर्कुलर है। ठीक है, अब इसका फायदा क्या होगा कि जो एल है ना, एल अगर हमें कहीं पुट करना है तो हम कैसे पुट कर सकते हैं? आर क्रॉस पी लिखते हो ना। तो अगर सर्कुलर ऑर्बिट है तो आर और वेलोसिटी परपेंडिकुलर होंगे, आप इसको एम वी आर लिख सकते हैं सिंपली। तो जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल ये डिस्कशन है। तो अब देखो, अब अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करता हूँ तो क्या होगा? देखो अब मान लेते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है जो वो प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर है आउटवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो अब देखो इलेक्ट्रॉन इज मूविंग परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। कैसे? क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो प्लेन ऑफ पेपर में मूव कर रहा है ना, क्योंकि अपना ऑर्बिट किस में है? प्लेन ऑफ पेपर में। ठीक है, और आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो इसके परपेंडिकुलर है। तो देखो क्लास, अब जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो उसके ऊपर इतना फोर्स लगता है क्यू वी क्रॉस बी। और यहाँ पे क्यू क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन माइनस ई। वेलोसिटी मान लेते हैं इसकी कितनी है? वी। ठीक है, तो क्लास दिस विल बी द मैग्नेटिक फोर्स। तो जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज यानी कि यूं, तो उसके ऊपर फोर्स जो लगेगा ना उसकी डायरेक्शन होगी v क्रॉस बी। ठीक है ना, और माइनस है तो v क्रॉस बी फाइंड आउट करेंगे तो वैसे इधर आएगा, बट क्योंकि आगे माइनस भी है तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी? टुवर्ड्स द सेंटर।
तो ये मैग्नेटिक फोर्स है एफ एम डैश एंड इट इज वर्किंग टुवर्ड्स द सेंटर। अब देखो इसका क्या फर्क पड़ेगा। जैसे मान लो एक स्टोन है और स्टोन को आप रिवॉल्व कर रहे हैं एक रोप के साथ टाई अप करके, तो जब आप ज़्यादा फोर्स लगाते हैं तो स्टोन की स्पीड है वो बढ़ जाएगी, और जब आप कम फोर्स लगाएंगे तो स्टोन भी स्लोली रिवॉल्व करेगा। सेम थिंग हैपन्स। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा हो हमेशा माने, और मैग्नेटिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर लगे, ठीक है, तो मैग्नेटिक फोर्स सेंटर की तरफ लगेगा, तो नेट सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ जाएगा ना, तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन की स्पीड भी बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन स्पीड अप हो जाएगा। और अगर दूसरा केस भी हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहा हो लूप में, तब उस केस में जो फोर्स की डायरेक्शन है वो ये होगी। अच्छा देखो यहाँ पे ना मैग्नेटिक फील्ड छोड़ दिया है क्लास, ठीक है, तो ई वी बी होगी और डायरेक्शन क्या होगी, अवे फ्रॉम द सेंटर। तो इसका मतलब जो कोलम्बिक अट्रैक्शन है वो तो सेंटर की तरफ था और ये अपोजिट लग रहा है, तो नेट फोर्स क्या होगा, एफ नेट विल डिक्रीज। तो नेट फोर्स डिक्रीज हो गया, तो वही बात होगी भाई, आप अगर कम फोर्स लगाओगे तो जो स्टोन है वो भी स्लो हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब एक लाइन में कंक्लूड करते हैं, जब भी इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा, मैग्नेटिक फोर्स सेंटर की तरफ लगेगा, नेट सेंट्रीपिटल फोर्स इंक्रीज होगा, इस वजह से वेलोसिटी में भी इंक्रीज होगा, ठीक है। और अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक फोर्स रेडियली आउटवर्ड लगेगा, जिसकी वजह से नेट फोर्स कम हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन भी स्लो डाउन हो जाएगा। तो ये जो स्पीड अप और स्लो डाउन होगा तो उससे उसकी काइनेटिक एनर्जी में वेरिएशन आ रहा है, तो यानी कि उसकी जो एनर्जी है उसमें शिफ्टिंग होगी, ठीक है ना, जो एनर्जी लेवल्स है वो शिफ्ट हो जाएंगे, जैसे हमने इससे पहले वाले लेक्चर में सब डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो अब जब अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, इलेक्ट्रॉन स्पीड अप हो रहा है, तो एंगुलर वेलोसिटी में भी इंक्रीज होगा, और अगर स्लो डाउन हो रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी भी कम हो जाएगी। तो कहने का मतलब जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है उसमें भी चेंज आएगा, ये चेंज फाइंड आउट करना है, ठीक है। और यहाँ से आप फ्रीक्वेंसी और एनर्जी का आइडिया लगा सकते हैं। फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ मोशन, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड सेंट्रीपिटल फोर्स इन इक्विलिब्रियम दीज आर इक्वल। तो जब आप का मैग्नेटिक फील्ड नहीं था तो सिर्फ ये देखो, ये हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स था mr⍵²। तो अब क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया है तो ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ये भी ऐड हो जाएगा। कोलम्बिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स का वेक्टर सम आपको क्या प्रोवाइड करेगा, नेट सेंट्रीपिटल फोर्स। तो उस वजह से यहाँ पे डेल्टा ओमेगा भी आ गया, इसको ओपन कर लो, सिंप्लीफाई कर लो, और जो हायर ऑर्डर टर्म है यानी कि हायर पावर टर्म है उनको आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि एनर्जी ये जो इंट्रैक्शन हो रहा है ना, ठीक है ना, दिस इज नॉट वेरी लार्ज। ये जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज वीक फील्ड। सो आई एम राइटिंग हियर जीमन इफेक्ट इज शोन इन केस ऑफ वीक मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो शिफ्टिंग हो रही है ना, चेंज हो रहा है एंगुलर वेलोसिटी में, दिस इज नॉट वेरी लार्ज, का ज़्यादा नहीं है ये। तो जो डेल ओमेगा स्क्वायर है इसको मैं नेग्लिजिबल मान के कैंसिल कर सकता हूँ, सिंप्लीफाई करो इक्वेशन को, ये रिलेशन आ जाएगा। तो जो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी है वो हमारे पास आ गया ±BE/2m। क्लियर है, ठीक है। याद रखने के लिए हमने लार्मर प्रीसेशन किया था जिसमें ओमेगा एल मेरे पास आया था E/2m × B। देखो ये सेम वैल्यूज हमारे पास आ रही हैं, कुछ खास डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो अगर ये मेरे पास रिलेशन आ गया, अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो वो जो फ्रीक्वेंसी मिलेगी मैं उसको न्यू नोड मान लेता हूँ। तो क्लास यहाँ पे मैं इसके कोरस्पोंडिंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करूँ तो ये मेरा रिलेशन बनना चाहिए, इसको डिफ्रेंशिएट कर दूंगा तो ये रिलेशन आ जाएगा। तो यहाँ से मैं आइडिया लगा सकता हूँ इस फ्रीक्वेंसी का, तो ये जो शिफ्टिंग है इसको 2π से डिवाइड कर दो, ये रिलेशन आ जाएगा। ऐसे ही अगर आप लेमडा की टर्म में फाइंड आउट करना चाहते हैं इस रिलेशन का यूज करो,
डिफ्रेंशिएशन करो, सोल्व करो, तो ये जो वेवलेंथ में शिफ्ट आई है ना, इसको हम बोलते हैं जीमान शिफ्ट। क्लियर? तो जो लैम्डा नोड है ना, मैंने बताया था कि एक तो पाई कंपोनेंट होगा जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी के कोरस्पॉन्डिंग है, विच वाज ऑब्टेन्ड इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एंड 2 सिग्मा कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, तो इनकी फ्रीक्वेंसी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी न्यू नोड से थोड़ा सा कम ज़्यादा होती है। ठीक है ना, तो वो आइडिया हम यहाँ से लगा सकते हैं। तो ये बेसिक कैलकुलेशंस हैं। ठीक है, तो ये जो 3 प्लेन पोलराइज्ड कंपोनेंट्स, वन एट द सेंटर, ठीक है, एट द पोजीशन ऑफ ओरिजिनल स्पेक्ट्रल लाइन, एंड अदर 2 सिमेट्रिकली सिचुएटेड ऑन द बोथ साइड ऑफ द ओरिजिनल, इस फिनोमेना को आप क्या बोलते हैं? जीमन इफेक्ट। सो क्लास, दिस वाज द क्लासिकल एक्सप्लेनेशन बाय द लोरेंज ऑफ जीमन इफेक्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर। इससे आगे जो सेकेंड टाइप है, देखो अभी हमने क्या किया, इसका क्लासिकल एक्सप्लेनेशन किया है क्लास। देखो यहाँ पे क्लासिकल मोशन, जैसे हम क्लासिकल फिजिक्स में मोशन को स्टडी करते थे वैसे ही किया है हमने। तो इसे नेक्स्ट नॉर्मल जीमन इफेक्ट को ही डिस्कस करेंगे, बट द वे ऑफ explanation will be quantum mechanical. Thanks class for watching the lecture.